Jai Sriman Narayan. Once again, I'm back with a new video, and in this video we will talk about blood. तो इस बार मैं ब्लड के कुछ कंपोजिशन के बारे में बात करने वाली हूँ और उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन होता है और इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स और सेल्स होते हैं, जिसमें आता है ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं. तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है. ये जब भी हमें कभी कोई इंजरी हो जाती है या फिर कट वट लग जाता है हमारी बॉडी में, तो वो वहाँ पे प्लेटलेट्स आके ब्लड को क्लॉटिंग का काम करता है. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के जो हमारे ब्लड का परसेंटेज हो जाता है वो 40 to 45% होता है. और अकेले प्लाज्मा जो होता है वो 55 to 60% स्पेस कवर करता है. यानी कि 55 से 60% तक का ब्लड में जो है अमाउंट प्लाज्मा का होता है, और बाकी का जो बच गया 40 से 45% वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं. तो हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है. प्लेटलेट्स का अदर नाम है थ्रोम्बोसाइट. तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं, उसके बारे में अभी बात करने वाली हूँ. तो प्लेटलेट्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो इस तरह से हैं. जैसे कि विटामिन के, और आउटर स्पेस से जो हमें जाता है बाहर से, वो एयर हो गया, कैल्शियम आयंस हो गए, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11. ये सारे जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. ये जो मैंने 10 नंबर्स दिखाए हैं वो 10 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे बॉडी में 13 होते हैं, बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 10 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पे बात करने वाली हूँ. तो विटामिन के, एयर, कैल्शियम आयंस, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11 जो है वो हमारे बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है वो क्लॉट होता है. तो जब भी हमें कट वट लगता है, इंजरी हो जाती है, छोटी मोटी इंजरी, उस अवस्था में हमारे अंदर जो ये 10 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ताकि वो हमें ज़्यादा ब्लड वेस्ट ना हो, ब्लड ज़्यादा आउट ना हो और हम सेव हो सके. जब हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर कम हो जाएगा, जो ये फैक्टर्स हम बता रहे हैं प्लेटलेट्स के अंदर, जो ये सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इसमें कमी आ जाती है, तो हमें हेमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का वेस्टेज होता है और ब्लड बहुत ज़्यादा आउट होने में हमें बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं. जब हमारे इंटरनल पार्ट्स में हेमरेज होता है, जैसे कि किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो उस अवस्था में हमें पता नहीं होता है कि हमारा ब्लड वेस्ट हो रहा है, ब्लड मतलब हेमरेज हो गया और ब्लड मतलब बाहर एक्सक्रीट हो रहा है. तो वो ब्लड बाहर, हमारे नर्व्स फट जाते हैं और ब्लड बाहर होता है, बाहर आने लगता है. इस अवस्था में हमें ब्रेन स्ट्रोक जैसे बीमारी हो जाती है और हम पर्सन की डेथ हो सकती है. तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है जब हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं या फिर किसी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो हेमरेज की अवस्था होती है. और यदि ऐसा ना हो, यदि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी प्लेटलेट का नंबर हमारे बॉडी में बढ़ जाए, तो उस अवस्था में भी प्रॉब्लम होती है. जैसे कि हमारे बॉडी में एक हिपैरिन नाम का एक फैक्टर होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. इसे बोलते हैं एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. यदि हमारे बॉडी में एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी यदि अब्सेंट होगा, हिपैरिन की मात्रा कम जाएगी, तो हमारे बॉडी के जो नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियाँ हैं, उसमें ब्लड जम जाएंगे और उस अवस्था में भी हमें डेथ हो सकती है. तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड अगर जमने लग जाए, तो मतलब ब्लड जमना स्टार्ट हो जाए हमारे नर्व्स में, तो हमें प्रॉब्लम होगी और हमारी डेथ हो सकती है. तो ये जो हिपैरिन है वो इसी का काम करता है हमारे बॉडी में, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, जो कि हमारे बॉडी का ब्लड वेसल्स में है, वो ब्लड को मूवमेंट प्रदान करती है और हमें हमारे ब्लड को क्लॉट हो जाने से अंदर रोकती है. और यदि हिपैरिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाए तो हमें ब्लॉकेज हो जाएगा. यदि
हमारे बॉडी का जो है ब्लड वो गाढ़ा होने लगे, धीरे धीरे क्लॉट होने की अवस्था में हो, तो उस अवस्था में हमारे ब्लड का जो है ब्लॉकेज होने लगता है। तो ब्लॉकेज से रोकने के लिए हिपैरिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो हिपैरिन है वो है एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो जहाँ हमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है, वहीं हमें एंटी ब्लड क्लॉटिंग की भी ज़रूरत होती है, ताकि जहाँ ब्लड को रोकने क्लॉट होने से रोकना होता है, वहीं हमें ज़रूरत होती है कि कहीं ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, उसको भी रोक सकें। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना अपने पर्याप्त मात्रा में बहुत आवश्यक होता है, और ये इनकी अधिकता या फिर कमी से हमें परेशानियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमें हेमरेज होने से बचाता है, वहीं यानी कि जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमें हेमरेज होने से बचाता है, और एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमें ब्लड ब्लॉकेज होने से बचाता है। अब थोड़ा सा हम लोग सीरम के बारे में बात करते हैं कि सीरम क्या होता है। ब्लड सीरम जैसे कि हमने सुना होगा नाम, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा ब्लड सीरम क्या होता है। तो ब्लड सीरम जो होता है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर से रहित ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं उस ब्लड को सीरम कहते हैं, यानी ब्लड सीरम कहते हैं। तो हमें ब्लड सीरम कैसे प्राप्त होगा? तो ब्लड सीरम हमें प्लाज्मा से प्राप्त होता है, यानी कि ब्लड सीरम प्लाज्मा ही होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर को, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारी चीज़ों को अलग कर दिया जाता है ब्लड से, और जो बचता है उसे सीरम बोलते हैं। तो ब्लड में जो है सीरम कैसे हम प्राप्त करते हैं? तो किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसमें से RBC, WBC, प्लेटलेट्स और उसके क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जो अभी मैंने बताया क्लॉटिंग फैक्टर जो हमने ये सारे बताएं, विटामिन K, एयर, कैल्शियम, आयंस, फाइब्रिनोजेन, ये सारी चीज़ें, इन सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग कर दी जाती है, और जो हमें बचता है प्लाज्मा के प्रेजेंस में वो सीरम होता है। तो जिस ब्लड में ब्लड का जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए उसे बोलते हैं ब्लड सीरम। देन सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये प्लाज्मा बच जाता है, जिसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को भी हटा दिया जाता है, और हमें जो मिलता है वो होता है ब्लड सीरम। यदि सिर्फ प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे तो ब्लड सीरम बच जाएगा, और यदि ब्लड है तो ब्लड माइनस, यदि हमारे पास पूरा का पूरा ब्लड है तो ब्लड में से ब्लड को हटाएंगे, RBC को हटाएंगे और WBC को हटाएंगे, प्लेटलेट्स को हटाएंगे, और उसके क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजेन, एक्सेट्रा जो है उन सारी चीज़ों को हटाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ब्लड सीरम। तो ये होता है ब्लड सीरम। तो ये वो कुछ जानकारियाँ ब्लड के बारे में। सो थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।